जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, यूजीसी की गाइडलाइंस आई है। आप लोगों को पता है कि पूरे देश के अंदर एक बवाल हो गया है। सवर्ण समाज, अपर कास्ट जिसे हम कहते हैं, वो इस बात को लेकर बहुत नाराज है। यानी कि अब बीजेपी के कार्य की तुलना कांग्रेस के जमाने से की जाने लगी है कि जैसे कांग्रेस के समय पर एक कम्युनल बिल आ रहा था जिसका बीजेपी ने विरोध किया था, और उस बिल में भी यही था कि अगर कहीं कोई दंगा होता है तो जिम्मेदार केवल और केवल हिंदू को ठहराया जाएगा और मुसलमान उसमें पीड़ित होगा। और इसी तरह का ये एक गाइडलाइंस जो जारी की गई है यूजीसी के लिए, इसका भी वक्तव्य कुछ इसी तरह से निकाला जा रहा है। यूजीसी की गाइडलाइंस क्या है, इसके संदर्भ में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, ये आप लोग जानते हैं। न्यूज़ चैनलों पर भी बहुत सारे इसके एविडेंस मौजूद हैं, इसके विश्लेषण अवेलेबल हैं, आप वहां देख सकते हैं। लेकिन आज आपको मैं इस यूजीसी गाइडलाइंस के संदर्भ में जो एक घटनाक्रम हुआ है, इसके संदर्भ में आपको ज्योतिषीय आकलन भी दूंगा, सामाजिक आकलन भी दूंगा, राजनीतिक आकलन भी दूंगा और आध्यात्मिक आकलन भी जरूर दूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा घटनाक्रम है जो मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय के अंदर। सनातनियों, मैंने आपसे कहा था कि 2026 का साल निर्णयों का साल होगा। यानी यहां पर अब कोई भी चीज लंबे समय तक लटकी नहीं रहेगी, उसका आर या पार होना निश्चित है और हर क्षेत्र में होना है, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र क्यों ना हो। ऐसे में एक बात को समझिए, राजनीति को लेकर के भी बहुत सारे लोगों के मन में अलग तरह की धारणा है कि कांग्रेस खराब है, बीजेपी अच्छी है, या कुछ लोग कहते हैं बीजेपी खराब है, कांग्रेस अच्छी है, या ये पार्टी अच्छी है, वो पार्टी खराब है, ये हिंदुत्ववादी पार्टी है, ये हिंदुओं के विरोध की पार्टी। ऐसी बहुत सारी धारणाएं, अवधारणाएं इस समय राजनीति के अंदर भी हैं। हालांकि राजनीति के ऊपर मुझे वीडियो बनाने से मना किया गया है ईश्वरीय एक आदेश के तहत, चूंकि राजनीति में अब सब कुछ अस्त व्यस्त होने वाला है, सब कुछ तहस नहस होने वाला है, इसीलिए उस पर मुझे कुछ कहने से जरूर मना किया गया है, ताकि मैं उस पर अपनी कोई राय ना दूं। और इसीलिए मैं किसी भी राजनीतिक विश्लेषण को इस समय पर नहीं कर रहा हूं, चाहे वो बंगाल के चुनाव आएंगे उस पर हो, या जो अभी हमारे बिहार के चुनाव गए उसके संदर्भ में हो। मैंने कहीं पर भी किसी के भी संदर्भ में कोई आपको वक्तव्य नहीं दिया, लेकिन इस यूजीसी गाइडलाइन के संदर्भ में आपको वीडियो बना के इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसका संबंध हर क्षेत्र से है। इसीलिए सनातन एक बात को समझिए, ज्योतिषीय आकलन के आधार पर यदि मैं आपसे बात कहूं तो इस समय पर जो गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, यानी कि इस समय जो माघ का माह चल रहा है, और माघ के माह में शुक्ल प्रतिपदा से जो नवरात्रे आरंभ होते हैं, गुप्त नवरात्रे, इस समय पर शुक्र अस्त है। और शुक्र के अस्त होने पर यदि नवरात्रे आते हैं, गुप्त नवरात्रे आते हैं, तो ये किसी अशुभता का संकेत लेकर आते हैं। ये अशुभता दो वजह से आती है। एक, शुक्र के अस्त होने के कारण से इस समय पर जन आक्रोश के बढ़ने की संभावना बनती है। दूसरा, इस समय पर राजनीतिक लोग जो होते हैं, राजनीतिक नेता, उनके जीवन पर भी संकट का ये इंडिकेशन होता है। ऐसे में आपने देखा होगा कि अभी अजीत पवार, उनकी प्लेन क्रैश में डेथ हुई है, और उसके अलावा इसी समय पर, इसी समय के कालखंड के अंदर ही यूजीसी की गाइडलाइंस को जारी किया गया है, जो सीधे सीधे एक जन आक्रोश का रूप ले चुका है। ये तो मैंने आपको ज्योतिषीय आकलन दिया है। इसी बात को अब आप ध्यान से समझ लीजिए कि अगर इस समय पर ये गाइडलाइंस जारी नहीं होती, 3 फरवरी के बाद अगर ये गाइडलाइंस जारी होती, तो इनका विरोध नहीं होता, ये सुर्खियां नहीं बनती। लेकिन चूंकि भविष्य के अंदर काम तो बहुत बड़ा होना है, और ऐसा कार्य होना है जो पूरी दुनिया के लिए श्रेष्ठ हो, तो उसके अंदर पुरानी मान्यताओं को तो हमारी धराशायी होना ही होना है। ऐसे में सनातनियों, ग्रह नक्षत्र की स्थिति इस समय के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और दोनों पॉइंट ट्रिगर हो चुके हैं। यानी राजनेता की मृत्यु के योग
वो ट्रिगर हो चुका है और जन आक्रोश का भी पॉइंट ट्रिगर हो चुका है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए कि इसका सामाजिक विश्लेषण क्या बनता है। इस बात की गंभीरता को समझिए। जिन लोगों को भी पॉलिटिकल पार्टी पर भरोसा था, उन लोगों का भरोसा यहां जरूर टूटेगा। यानी बीजेपी को सीधे सीधे नुकसान होगा, वोट बैंक का नुकसान होगा, यह बात निश्चित है। समाज के अंदर एक असंतोष व्याप्त होगा, यह बात निश्चित है। मैंने एक पॉडकास्ट में भी कहा था कि मार्च के बाद से भारत के लिए भी समय खराब है और एक असंतोष की भावना, जन आक्रोश यहां पर जरूर आपको दिखाई देगा पूरे भारत के अंदर, और ये घटनाक्रम यहां पर आरंभ हो चुका है। ये इसका सामाजिक विश्लेषण है। अब इस बात का एक और राजनीतिक विश्लेषण मैं आपको देता हूं, उस बात की गंभीरता को भी समझिए। क्या नरेंद्र मोदी जी इतने अपरिपक्व हैं कि वो ये नहीं जानते कि इस समय पर जो कुछ हो रहा है यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर के, वो सामान्य नहीं है? लेकिन इसके बाद भी उनका अभी तक एक भी इस पर आधिकारिक बयान नहीं आया है। और बयान आ भी कैसे सकता है, क्योंकि उनकी ही सरकार के अंदर उन्हीं के दिशा निर्देशों में तो ये काम हुआ होगा। क्योंकि इतनी बड़ी गाइडलाइंस अगर कोई जारी की जा रही है और वो उनको ना पता हो, ये संभव नहीं है। ऐसे में एक बात को और समझिए, राजनीति का एक हम ऐसा गिरता हुआ स्तर भी इस समय पर देख सकते हैं जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सनातनियों, 2029 के अंदर लोकसभा के चुनाव हैं और इस समय पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इस समय पर अगर मैं कहूं प्रधानमंत्री का कोई दूसरा चेहरा है तो इसमें वो सबसे अग्रिम पंक्ति में है। ऐसे में यूपी के अंदर आने वाले समय के अंदर चुनाव होने वाले हैं और उस घटनाक्रम को भी अगर ध्यान में रखा जाए, यूपी के अंदर जो सवर्ण जाति है उसका कोर वोट बैंक जो सीधा सीधा है वो बीजेपी का है। ऐसे में अगर बीजेपी के इस वोट बैंक पर सीधी सीधी चोट की जाए तो यूपी के अंदर हालात बिगड़ेंगे, खास तौर पर इलेक्शन के अंदर, क्योंकि बहुत कम समय बचा है यूपी के अंदर इलेक्शन होने में। 2027 में इलेक्शन है। ऐसे में सनातन एक बात को समझिए, अगर बहुत दूर की कोड़ी को देखा जाए तो 2029 के लिए अगर पृष्ठभूमि तैयार करनी है तो योगी आदित्यनाथ जी की छवि को यहां खराब करना होगा या यूपी के हालात ऐसे बनाने होंगे जिससे बीजेपी को नुकसान हो। और ये बीजेपी ही चाहेगी, क्योंकि उनकी नजर 2029 के ऊपर है, प्रधानमंत्री पद के ऊपर है। यानी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी कारण से अगर 2027 के अंदर प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं तो यहां योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक बड़ा टारगेट यहां डिसाइड किया गया है और जिसके कारण से इस मुद्दे को एक तूल दिया गया है जिससे वोट बैंक के अंदर कुछ बिखराव हो। यह बिखराव क्षणिक समय के लिए बीजेपी को नुकसान देगा, जिसका नुकसान यूपी में हो सकता है। लेकिन यूपी के नुकसान की भरपाई हम आगे कर सकते हैं। लेकिन एक बार प्रधानमंत्री पद का कोई चेहरा जो अगर बीजेपी के अंदर ही कुछ लोग पसंद ना करते हो, उसको पीछे करने के लिए अगर इतना सा किया जाए तो ये कोई बड़ी कीमत नहीं होगी 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए। और ऐसा ही राजनीतिक घृणित कार्य इस समय पर मुझे बीजेपी के अंदर से होता हुआ नजर आ रहा है। यानी एक ऐसी मानसिकता के साथ चुनाव को लिया जाना, राजनीतिक परिस्थिति को लिया जाना, जहां पर लोगों की भावना को भी दरकिनार करके केवल और केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए कोई ऐसा कार्य किया जाए जिसके कारण से उनका हित सतता हो, ऐसा हित साधने की कोशिश यहां पर की जा रही है, ऐसा मुझे ग्रहों के आकलन से पता लगता है।
क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी कुंडली देखी है, मैंने योगी आदित्यनाथ जी की भी कुंडली देखी है, मैंने भारत की भी कुंडली देखी है, मैंने डोनाल्ड ट्रंप की भी कुंडली देखी है, मैंने अमित शाह जी की भी कुंडली देखी है, मैंने नीतीश कुमार की भी कुंडली देखी है। इन सब कुंडलियों का आकलन मुझे पता है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी के लिए तो मार्च 2026 से लेकर दिसंबर 2027 तक का समय खराब है, ये बात तो ठीक है, लेकिन इलेक्शन तो 2029 में होना है। ऐसे में यूपी का इलेक्शन 2027 में होना है। तो एक लंबी रेस को जीतने के लिए वर्तमान के अंदर एक छोटी रेस को हारा जाए, ऐसी नीति पर इस समय बीजेपी काम कर रही हो, इसकी एक प्रबल संभावना बनती है। सनातनियों, मेरा उद्देश्य केवल आकलन देना होता है। भविष्य के अंदर जब वो चीजें सत्य होंगी तो आप उसका विश्लेषण जरूर करना, लेकिन मैंने आपको साथ में यह भी कहा है कि लोकतंत्र अब समाप्ति की ओर है। यानी लोकतंत्र के अंदर अब हम उस स्टेज पर आ चुके हैं जहां खुद के लाभ के लिए किसी भी स्तर पर जाकर राजनीति की जाए, ये एक आम बात हो चुकी है। अमेरिका इसका उदाहरण है, चाइना इसका उदाहरण है, रशिया इसका उदाहरण है, यूरोपियन यूनियन इसका उदाहरण है, इजराइल इसका उदाहरण है, और अब भारत भी इसका उदाहरण बनने जा रहा है। ऐसे में सनातनियों, यूजीसी गाइडलाइंस राजनीति का वो ब्रह्मास्त्र है जो अब चल चुका है, और ब्रह्मास्त्र कभी भी मानव हित में नहीं होता है, संसार के हित में नहीं होता है। ब्रह्मास्त्र चलाया ही तब जाता है जब स्वयं के लाभ के लिए प्रकृति के विनाश को भी दरकिनार कर दिया जाए और केवल लाभ साधने के लिए इस शस्त्र का प्रयोग किया जाता है। और इसीलिए मैंने यहां ब्रह्मास्त्र शब्द का प्रयोग किया है, जहां स्वयं के लाभ के लिए एक बड़ा राजनीतिक शस्त्र चलाया गया है, जिसे कहा जाता है राजनीति का ब्रह्मास्त्र। सनातनियों, यह मेरा ज्योतिषीय आकलन है। अब इसके आध्यात्मिक आकलन पर भी आपको विचार जरूर करना चाहिए। अगर ये कल्कि के उदय का समय है, अगर ये दुनिया के अंदर धर्म स्थापना का समय है, तो अधर्म कायम कैसे रह सकता है? गलत विचारधारा कायम कैसे रह सकती है? पुरानी वो व्यवस्थाएं कैसे कायम रह सकती हैं जो ठीक ना हो? तो ऐसे में प्रकृति कोई ना कोई काम तो ऐसा जरूर करवाएगी जो आने वाले समय के अंदर प्रकृति जिस परिवर्तन को लागू करना चाहती है उसके अनुरूप हो। तो ऐसे में सनातन एक बात को जरा ध्यान से समझिए। कैकेयी माता के मन में विचार मंथरा ने डाला, और मंथरा के विचारों से कैकेयी का बुद्धि का भ्रमित होना, क्या ये राम के वनवास के लिए एक आधार नहीं था? हरि का रूप नारद जी ने मांगा, लेकिन इस धरा पर राम को जन्म लेना था, भगवान को अंश अवतार के रूप में इस धरा पर आना था। तो क्या नारद जी की बुद्धि को भ्रमित नहीं किया गया? भृगु ऋषि की बुद्धि को भ्रमित नहीं किया गया, जहां वो जाकर के भगवान विष्णु की छाती पर लात मारते हैं? क्या रावण की बुद्धि को भ्रमित नहीं किया गया, जहां वो माता सीता का हरण करते हैं? क्या यहां पर दुर्योधन की बुद्धि को भ्रमित नहीं किया गया, जहां वो हस्तिनापुर पर अपना एकाधिकार करना चाहता है? सनातनियों, यहां पर आपको पूरे इतिहास के अंदर ऐसे बहुत सारे एविडेंस मिलेंगे जहां धर्म स्थापना के लिए उस समय पर किसी भी पात्र के बुद्धि को भ्रमित करके ऐसी घटनाक्रम को यहां पर प्रकट किया जाता है जो आने वाले समय के अंदर किसी बहुत बड़े बदलाव को सुनिश्चित करता हो। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आने वाला जो समय है युग परिवर्तन का है, और युग परिवर्तन का समय है तो सारे घटनाक्रम ठीक उसी तरह से होंगे जैसे प्रकृति चाहती है। तो डोनाल्ड ट्रंप का इस तरह से हठ धर्मिता का अपनाना, भारत के अंदर इस तरह की परिस्थिति का पैदा होना जहां हिंदू ही विभाजित होने लग जाए, ये सारे के सारे घटनाक्रम साधारण घटनाक्रम नहीं है। इसीलिए इसे राजनीतिक चश्मे से ना देखिए, इसे परिवर्तन के चश्मे से देखिए, इसे सनातन के चश्मे से देखिए। ये परिवर्तन साधारण परिवर्तन नहीं है।
मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये युग परिवर्तन है, युग परिवर्तन है, ये साधारण परिवर्तन नहीं है। अब भी यदि आपको प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता हो तो फिर आपका विश्वास कोई भी कायम नहीं कर सकता इस युग परिवर्तन के लिए, क्योंकि आप फिर उस चश्मे को पहनकर बैठे हैं जो चश्मा आपका कभी उतरने वाला नहीं है। इसीलिए सनातनियों, यूजीसी गाइडलाइंस राजनीति का ब्रह्मास्त्र है जो चल चुका है और ये केवल और केवल राजनीति विध्वंस को पैदा करेगा, समाज के अंदर एक अराजकता को जन्म देगा, असंतोष की भावना पैदा होगी और ये हिंदू वोट के बिखराव के रूप में भी देखा जाएगा, क्योंकि ये गाइडलाइंस कुछ इस तरह की है जो कहीं ना कहीं आक्रोश पैदा जरूर कर रही है। और इसीलिए आप चैनल पर देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें आप कोर बीजेपी का सपोर्टर कह सकते हैं, यानी जिन्होंने कभी अपने वीडियोस के अंदर बीजेपी के खिलाफ एक शब्द भी ना बोला हो, उन लोगों ने भी बीजेपी के अगेंस्ट जाकर के इस यूजीसी गाइडलाइंस के लिए अपने विचार रखे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। इसीलिए सनातनी एक बात को समझिए, ये ब्रह्मास्त्र है राजनीति का जो चल चुका है। अब इसके दुष्परिणाम हमें इस 2026 के अंदर ही प्रकट होते हुए दिखाई देंगे और उन सब का आकलन भी मैं आने वाले समय में आपके सामने जरूर करूंगा। बहुत से दर्शकों का ये मैसेज था कि आप यूजीसी गाइडलाइंस पर कोई बात रखिए, तो मैंने आपके सामने ज्योतिषीय आकलन भी दिया है, सामाजिक आकलन भी दिया है, आध्यात्मिक आकलन भी दिया है और राजनीतिक आकलन भी दिया है। हर आकलन आप गंभीरता से समझिए और भविष्य के युग परिवर्तन की रूपरेखा को स्पष्ट देखिए। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।